मैं जब स्टार्टिंग में गई तो ही मेरे क्वेश्चंस बहुत कठिन आ गए थे जिनका मैं उत्तर नहीं दे पाई थी। स्टार्टिंग में सर ने मुझसे अराउंड 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे थे। छत्तीसगढ़ी के कुछ क्वेश्चंस थे और लैंग्वेज बेस्ड की, फॉर एग्जांपल कोकड़ा कांदा क्या कहते हैं। मुझे मालूम था कि इनका टैलेंट और हार्ड वर्किंग क्या काम करने वाला है, तो मैं उनको समझाता था और बाकी समझना भी सामने वाले को ही मेरे को लगता है कि उसका वो भी टैलेंट है। 8 घंटे पढ़ाई किया, फिर थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया, गाना सुन लिया, थोड़े मूवीज़ देख लिया अगर कभी फ्री हैं मतलब तो। आप सोशल मीडिया भी चलाते थे? जी, मैं सोशल मीडिया भी मैं चलाती हूँ। माता पिता बहुत ज़्यादा रोकते हैं कि हमारी बच्ची को क्या पढ़ने भेजेंगे, एक लाइफ तय कर लेते हैं कि शादी करेगी, बच्चे होगी और ऐसी ज़िंदगी चलेगा। उन माता पिता को क्या बोलना चाहोगे? कभी कभी ऐसा होता है कि आप सारी चीज़ें सही कर रहे हैं, बहुत आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो निराश ना हो, मे बी आपका समय ठीक नहीं था। बचपन से ही बचपन से मैं इसके पीछे। पढ़ाकू थी कि शरारती भी थी? नहीं, थोड़ा शरारती थी, पढ़ाकू भी थी, दोनों थे। जब मैं वहाँ पे थी तो मुझे ऐसा लगा करके कि वापस अपने क्षेत्र में जा कर के काम करना चाहिए, तो एक मन में वो भी इच्छा थी कि वापस आऊँ और अपने छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करूँ। हमारी छोरी छोरों से कम है के, ये दंगल पिक्चर का एक डायलॉग है जिसको तो आपने सुना होगा। इसी के बीच में अभी मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे एक घर देख पा रहे होंगे। ये घर कोई सामान्य घर नहीं है, ये एक अधिकारी का घर होने वाला है। जी हाँ, CGPSC 2024 का रिजल्ट निकल चुका है, जिसमें लड़कों के साथ साथ लड़कियों का भी दबदबा रहा है और लड़कियों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और लड़कियों ने भी बाजी मारी है। इसी के बीच में भिलाई की बेटी जिसका नाम कनक प्रभा सिंह है, उन्होंने CGPSC में 41वां रैंक लाया है और अपने साथ साथ अपने माता पिता का नाम और साथ ही साथ भिलाई का नाम भी रोशन किया है। और सबसे खास बात ये कि पूरी CGPSC में जो मेरिट सूची जारी हुई है, सभी अभ्यर्थियों में सबसे ज़्यादा इंटरव्यू के जो नंबर हैं वो इन्हीं मैडम के हैं, इन्हीं दीदी के हैं। तो हम आप इस वीडियो में बने रहिएगा, हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कैसे उन्होंने इंटरव्यू में इतने ज़्यादा नंबर लाए, कहाँ से उन्होंने तैयारी शुरू की। CGPSC जो परीक्षा है, इतनी कड़ी परीक्षा, इतनी कठिन परीक्षा है पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में, उनके बारे में पता चलेगा कैसे जो है बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। तो ये उनका घर है, आइए चलिए चलते हैं कि बहुत अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ उनके माता पिता से भी जानने की कोशिश करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपने CGPSC जैसे इतनी टफ परीक्षा में आपने 40वां रैंक लाई है। खासकर गर्ल्स हो के एक लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है आप। तो बहुत सारी बातचीत होंगी, बैठ जाइए। हम इस इंटरव्यू में पता चलेगा कि कहाँ से इनकी संघर्ष की कहानी शुरू हुई है। और सबसे पहला प्रश्न ये है मैम कि आपने पब्लिक सर्वेंट में 40 CGPSC में 41वें रैंक लाई है, तो शुरुआत से चालू करते हैं कि कहाँ से आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा है शुरू हुई और कहाँ से आपने पब्लिक सर्वेंट बनने का सोचा? जी, तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है BSP स्कूल से हुई है। BSP सीनियर स्कूल सेक्टर 10 से मैंने पढ़ाई किया है। उसके बाद मैंने अपना कॉलेज के लिए मैं SRM यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में गई थी और उसके बाद वहाँ से मेरा जॉब प्लेसमेंट हुआ था और वहाँ से मैंने 3 साल बैंगलोर में ABB इंडिया लिमिटेड में काम किया है एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर। अच्छा, जॉब भी किया है आपने? जी, मैंने 3 साल जॉब किया। अच्छा, फिर यहाँ पे आने का कोई कारण? जब मैं वहाँ पे थी तो मुझे ऐसा लगा करके कि वापस अपने क्षेत्र में जा कर के काम करना चाहिए, तो एक मन में वो भी इच्छा थी कि वापस आऊँ और अपने छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करूँ, तो ये एक रीज़न था। और दूसरा, जब मैं यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर रही थी कोविड के दौरान, तो मैंने देखा कि जो भी हमारे प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, उसके साथ साथ पुलिस अधिकारी हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उन लोग बहुत ही अच्छे से जो है डायरेक्ट पब्लिक को सपोर्ट कर पा रहे थे। एक सोसाइटी में उनका एक डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन था, जिसे देखकर मुझे लगा करके कि मुझे भी ऐसा कुछ कार्य करना है जहाँ मैं डायरेक्टली सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, और वहाँ से एक ये मोटिवेशन मिला कि इसकी तैयारी करनी चाहिए। कब से आप तैयारी करना शुरू किए थे? जी, मैंने 2021 में अपना जॉब छोड़ा था, अराउंड जुलाई अगस्त, और उसके बाद फिर मैं यहाँ आई और उसके बाद 2021 एंड ईयर तक मैंने स्टार्ट किया था। जी, कहीं आपने तैयारी की थी, कहीं ज्वाइन किया था कोई कोचिंग क्लासेस? पहले 1 साल तो मैं फिगर आउट ही करती रह गई, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, अच्छा। तो थोड़ा मुझे परेशानी हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब उस टाइम बुक्स मिलते थे तो ज़्यादातर वो हिंदी में ही रहते थे, और एकमात्र बुक थी हरिराम पटेल सर की, जो इंग्लिश में एक पब्लिकेशन निकालते थे, तो मैंने उनकी एक बुक ली थी। उनकी बुक से मैंने बेसिक्स थोड़ा समझना चालू किया था। मेरा पहला जो मैंने प्रीलिम्स दिया था वो ऐसे ही नॉर्मल दिया था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, इसके सिलेबस को समझा और समझ आया कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फ़िलासफ़ी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। मैं क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे ये सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक्स मुझे नहीं आते हैं, तो उसके लिए फिर मैंने पटेल ट्यूटोरियल से क्रैश कोर्स किया था। अच्छा। मैम, CGPSC का कोर्स में बहुत सारे हिंदी लैंग्वेज भी होती है, तो आपको परेशानी हुई हिंदी लैंग्वेज में या पढ़ने में या समझने में?
जी, मुझे हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में थोड़ी परेशानी हुई थी, तो उसी के लिए मैंने फिर डेली ऐसा था करके 1 घंटा हिंदी को देना, 1 घंटा छत्तीसगढ़ी को देना, तब से शुरू किया। अच्छा। और फिर धीरे धीरे करके वो सारे लैंग्वेजेस भी मैंने कवर कर लिया जो भी मेरे वीक एरियाज़ थे। अच्छा मैम, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने इंटरव्यू दिलाया और पूरी जो सूची निकली है अभ्यर्थियों की, जो टॉपर्स की, सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में नंबर आपके हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आपने इंटरव्यू की तैयारी की थी और इंटरव्यू में आप जो गए थे वहाँ पे कैसे वातावरण होता है, हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं एक्सपीरियंट, उसको बताने की थोड़ा। जी, तो सबसे पहले तो ये मेरा पहला इंटरव्यू था, पहला मेंस था और पहला इंटरव्यू। पहला मेंस और पहला इंटरव्यू। जी, मैं प्रीलिम्स इसके पहले मेरा नहीं हो पा रहा था, तो एक आध नंबर से कभी कभी चूक जा रही थी। तो अभी इस बार ऐसा था कि मेरा फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स निकला, दिस वाज माय फर्स्ट मेंस एंड देन फर्स्ट इंटरव्यू। अच्छा, मतलब पहली बार में ही आपने फोड़ दिया। जी, पहली बार में ही अच्छा रैंक मिल गया भगवान की कृपा से। तो ऐसा था कि इंटरव्यू में जो एक्सपीरियंस था, सबसे पहले वहाँ पे जैसे मैं गई तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी। कितने मिनट का हुआ था इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू अराउंड 35 मिनट्स का इंटरव्यू था मेरा। तो उसमें मैं, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि इतने वहाँ पे उत्कृष्ट पैनल से मिलने का मौका मिलेगा, वहाँ पे इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड अधिकारी होते हैं, तो आई वॉज मोर देन एक्साइटेड। फिर जब मैं गई वहाँ पर तो सामने निताम सर थे, निताम सर का बोर्ड था, तो उन्होंने फिर क्वेश्चंस स्टार्ट किया मुझसे पूछना। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको टफ लगा हो, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सोचने में मजबूर किया हो, नहीं ये तो आ सकता है, जैसे आपने सोचा होगा कि ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा थोड़ा सा आप जो सोचे होंगे उससे कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आ गया हो? मैं जब स्टार्टिंग में गई तो ही मेरे क्वेश्चंस बहुत कठिन आ गए थे, जिनका मैं उत्तर नहीं दे पाई थी। स्टार्टिंग में सर ने मुझसे अराउंड 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे थे। छत्तीसगढ़ी के कुछ क्वेश्चंस थे और लैंग्वेज बेस्ड की, फॉर एग्जांपल कोकड़ा कांदा क्या कहते हैं। फिर एग्रीकल्चर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे, तो उस टाइम मेरे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, तो वो मैं नहीं उस टाइम रिकॉल कर पा रही थी। तो मैं 5-6 क्वेश्चंस में तो ऐसा था कि स्टार्टिंग में मैंने शुरू के कुछ क्वेश्चंस में मैंने सॉरी सर ही बोला कि सर नहीं हो पा रहा है, मतलब याद नहीं आ रहा है। और उसके बाद का इंटरव्यू ऐसा था कि उसके बाद फिर सर ने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे, जैसे एक सर ने पूछा मुझसे, अजय सिंह सर ने, कि आपका जो उन्होंने एक संवाद लिखा था, संवाद बताया मुझे उन्होंने कृष्ण और राधा के बीच, और उन्होंने उस संवाद में मुझसे पूछा कि अब इस संवाद से आप क्या सीखते हैं और आप इसको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि वुमेन जो रिलेटेड छत्तीसगढ़ में क्या क्या इश्यूज़ हैं, हेल्थ उनको क्या क्या इश्यूज़ हैं, और अगर आप इसे बुद्धिज़्म से कनेक्ट करते हुए इन्हें आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग और इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस थे जो मुझे पूछे गए थे। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगी करके कि इंटरव्यू इज़ मोर अबाउट कॉन्फिडेंस एंड ऑनेस्टी, क्योंकि जैसे मैंने कहा मुझे स्टार्टिंग में क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, तो मैंने उसका सर को बोला कि सॉरी हॉबी सर। में आपने क्या लिखा था, मैं जानना चाहिए। हॉबी से भी मेरे काफ़ी क्वेश्चंस थे। हॉबी में मैंने 2 हॉबी लिखा था, विपस्सना लिखा था एक हॉबी, और दूसरा ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। अच्छा जी, क्या बोलना चाहेंगी मैम, जो आपकी जैसे जो लड़कियां हैं इस वीडियो को देख रही हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगी कि आपने इतना अच्छा मुकाम पाया है, बहुत दिनों से कोई फ्रेशर तैयारी कर रहा होगा या तैयारी करने का सोच रहा होगा, आप उसको इस वीडियो के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी करके कि लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक सोसाइटल प्रेशर भी रहता है। तो सबसे पहले तो एक सेफ़ एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट घर पे एक मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इमोशनली, मेंटली एंड फाइनेंशियली ऑल्सो। तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है माता पिता का। दूसरी चीज़ ये करके कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके मुझे ऐसा लगता है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना प्रेशर रहता है एग्ज़ाम का, तो ऊपर से और वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा लाइट रहते हुए इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहिए। ऑल्सो मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं अगर आपके पास एक बैकअप हो तो आपके दिमाग में वो सेफ्टी नेट रहता है और आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर पाते हैं। मैम एक क्वेश्चन है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बहुत अंतर है, और आपके अकॉर्डिंग या आपने परीक्षा दिया है उसके अकॉर्डिंग किसमें सबसे अच्छा पेपर दिला सकते हैं, किसमें सबसे ऐसा लगेगा कि इसमें निकाल सकती हूँ या इसमें आसान है, ऐसा हिंदी मीडियम में लगता है कि इंग्लिश मीडियम में आपके अकॉर्डिंग? जी, मुझे लगता है मीडियम मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर आप टॉपर्स का देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम के भी टॉपर रहे हैं और हिंदी मीडियम के भी टॉपर रहे हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं पूरी तरीके से लिखने और बोलने में, तो आई थिंक उसमें आपको पेपर दिलाना चाहिए। जी,
और इस पेपर के बारे में, इस परीक्षा बहुत, चूँकि बहुत ही कठिन परीक्षा है, तो बहुत सारे मन में धारणा होती है कि जो टॉपर्स होते हैं 12 घंटा 14 घंटा दिन रात खाना पीना छोड़ के पढ़ते हैं। ऐसा कोई आपने किया कभी, या आप कितने घंटे पर पढ़ाई करती थी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में मैं सोचती थी करके कि, क्योंकि मैं भी सुनती थी टॉपर्स के इंटरव्यू कि 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में मैंने भी वो ट्राई किया था, बट मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। तो इस बार जैसे मैंने इस बार का जो मैंने प्रिपरेशन दिया था और पिछले कुछ टाइम से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, ओवरऑल मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मैं ये पढ़ाई कर रही हूँ कि 8 घंटे पढ़ाई किया, फिर थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया, गाना सुन लिया, थोड़े मूवीज़ देख लिया अगर कभी फ्री हैं मतलब तो। आप सोशल मीडिया भी चलाती थी? जी, मैं सोशल मीडिया भी मैं चलाती हूँ। कैसे मैनेज करती थी पढ़ाई और सोशल मीडिया के बीच में? सोशल मीडिया इज़ बोथ अ बून और बैन, आई वुड से, क्योंकि सोशल मीडिया अगर आप अच्छी तरीके से यूज़ करें, अच्छे पेजेस फॉलो करें, तो वहाँ से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको नॉलेज मिलता है। तो एक रिफाइंड सोशल मीडिया होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, थोड़ा मात्रा में आपने यूज़ कर लिया 10 मिनट 15 मिनट, फिर और बहुत सारे अब टेलीग्राम में तो हमें दिन भर इतने सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, टेलीग्राम के थ्रू कर लिया। सोशल मीडिया में भी ऐसे चैनल्स फॉलो करें जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिला है। ट्विटर में भी हमारे छत्तीसगढ़ CMO का चैनल फॉलो कर दिया, तो ये सारा हम कर सकते हैं। और सोशल मीडिया को अगर हम अच्छे से यूज़ करें तो इट्स वेरी इफेक्टिव टूल, आई वुड से। मैम फिर इंटरव्यू में आते हैं। अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें एकदम जीरो से, कि क्या पहन के क्या देखते हैं वहाँ पे, कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरीके, कौन से लेवल का क्वेश्चन रहता है, कौन से स्तर के बुद्धि को जांचने का, माइंड को जांचने का वो जो पैनल में बैठे रहते हैं वो अधिकारी कौन से तरीके का, कौन से स्तर का प्रश्न पूछते हैं? इंटरव्यू में इस बार जैसे इंटरव्यू था तो इस बार थोड़ा चेंज हो गया था इंटरव्यू में, क्योंकि नेम एंड आपका नेम नहीं पता था, आपका ज़िला नहीं पता था। तो इस बार मोस्टली इंटरव्यू वाज बेस्ड ऑन योर डैफ, कि आप कौन से स्कूल से पढ़े हैं, आप कौन से कॉलेज से पढ़े हैं। मोस्टली क्वेश्चंस वर आस्क्ड ऑन हॉबी। तो मैं ये कहूँगी कि आप कुछ भी हॉबी मत लिखिए जो आप बहुत टाइम से जिस चीज़ को कर रहे हैं, जो एक्चुअल में आपकी हॉबी है, क्योंकि ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरव्यू। वो दिख जाता है क्योंकि वहाँ पे वो बहुत एक्सपीरियंस लोग रहते हैं। मेरी भी जो मैंने हॉबी लिखी है, मैं पिछले कई सालों से उसको प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो आप उसको बता पाते हैं तो एक बेहतर तरीके से बता पाते हैं, और वो सामने पैनल को समझ आ जाता है कि आपका सच में आपने लिखा है, किया है या नहीं किया है। तो डैफ अच्छे से प्रिपेयर करें, और थोड़ा एक्स्ट्रा को करिकुलर भी होना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई मुझे ऐसा लगता है एक ओवरऑल पर्सनालिटी अगर आपका है तो वो बेहतर आपको हेल्प करता है इंटरव्यू में। मैम इस तैयारी के लिए घर का जो वातावरण होता है बहुत ज़रूरी होता है। माता पिता का और रिश्तेदारों का, जो भी आपके घर में रहते हैं, उनका कितना सपोर्ट और सहयोग मिला इस परीक्षा को दिलाने में, जो कि बहुत कठिन परीक्षा, बहुत पढ़ाई लगती है, तो कैसा उनका मदद रहा, कैसे उन्होंने सहायता की आपकी? जी, तो सबसे पहले तो ये था कि मम्मी पापा का तो कंट्रीब्यूशन बहुत था, उन्होंने बहुत हर तरीके से ही ध्यान रखा। और इसके साथ साथ मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं प्रकाश, उनका रहा, मेरे मेंटोर्स थे जिन रंजन सर हैं, नितिन सर हैं, इनको मैं थैंक यू करना चाहूँगी। इसके साथ साथ जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मैंने टेस्ट सीरीज़ और मॉक इंटरव्यू भी दिया, उनको भी थैंक यू करना चाहूँगी। सपोर्ट इस तरीके से रहता था कि कुछ फ्रेंड्स मेंटली सपोर्ट कर दिया, कभी डाउन फील कर रहे हैं तो, और पढ़ाई में भी जैसे अगर आप ग्रुप में, फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जी जी बिल्कुल। कई लोग मैम पढ़ते समय सोचते हैं कि मैं दोस्त बनाऊंगा तो मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, और मैं और कुछ करूंगा तो मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। आप भी मानते हैं, आप ये मान रहे हैं कि फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट होता है इस एग्ज़ाम में? जी, मेरे फ्रेंड्स का तो बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। और दूसरी चीज़ ये बोलूँगी करके कि घर पे जैसे मोटिवेशन की बात कहते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच ही मिल गया। मेरे दोनों पेरेंट्स टीचर्स हैं, तो मैं उनको देखती थी, वो सुबह से बैठ के शाम तक वो 10-10 घंटे 11-11 घंटे पढ़ाते थे बच्चों को। तो मुझे कभी वो नहीं लगा, मुझे लगता था अच्छा जब ये इस एज में इतनी मेहनत कर सकते तो मैं क्यों नहीं। तो वो मोटिवेशन हमेशा मुझे आसपास ही मिलता रहा, और थैंकफुली मेरे आसपास बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो ये सिर्फ मेरी जर्नी नहीं है, आई थिंक ये उन सबकी जर्नी थी जो 4 साल में जी है और मुझसे आज ज़्यादा खुश वो है मेरे लिए। जी मैम, अभी बहुत सारे पेपर आउट हुआ है, रिज़ल्ट आउट हुआ है, तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी लोग का नहीं हुआ होगा, या कोई तैयारी करना चाह रहा होगा, उससे आपको देख के सीखेंगे, तो उसको जो अभी असफल हुए हैं उनको आप क्या संदेश या क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, तो मैं अभी तक मैं फेलियर का मैंने बहुत सामना किया है। जैसे मैंने बताया कि मेरा प्रीलिम्स अभी तक नहीं निकलता था, ये फर्स्ट प्रीलिम्स था जो मेरा निकला था। तो हर बार मुझे भी ऐसा लगता था कि लास्ट ईयर वाज माय बेस्ट एफर्ट,
वहाँ मैंने, मुझे ऐसा लगता है इस साल से ज़्यादा पढ़ाई मैंने लास्ट ईयर की थी, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप सारी चीज़ें सही कर रहे हैं, बहुत आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो निराश ना हो, मे बी आपका समय ठीक नहीं था। मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बोला था कि जब मेरा लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मुझे मेरे फ्रेंड प्रकाश ने बोला था करके कि आप विराट कोहली जो है उनका बहुत टाइम से सेंचुरी नहीं लग पा रहा था, लेकिन जब उन्होंने सेंचुरी मारा तो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मारा, और वो लोग बहुत याद रखेंगे काफ़ी दिनों तक। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि इस बार मेरा फर्स्ट मेंस निकला, फर्स्ट इंटरव्यू निकला, और पहली बार में इतनी अच्छी पोस्ट मिल गई। तो निराश ना हो, ट्राई करते रहें, और एक अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। खुश होकर पढ़ाई करें। मुझे ऐसा लगता है कि आप खुश होकर पढ़ाई करेंगे तो आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। कौन से पोस्ट को आपने प्राथमिकता दी थी, प्रेफरेंस दिया था? जी, पहला तो डीसी ही था, फिर डीएसपी था, और फिर उसके बाद फिर असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स के पोस्ट थे। तो वो मैंने दिया था। अभी आपका जो रैंक है उसके हिसाब से कौन सी पोस्ट आपको मिल जाएगी? जी, मुझे अभी असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, और मैं डीएसपी में वेटिंग 1 पे हूँ। तो होपफुली अगर वो क्लियर हो गया तो डीएसपी। जी, आपका जो ड्रीम पोस्ट क्या है कि नहीं मेरे को यही बनना है इसमें? ड्रीम पोस्ट तो सबका डीसी रहता है, मेरा भी रहता है। डीसी है। अच्छा, आपका ही और DC है। हाँ, मेरा भी डीसी है, और डीएसपी भी मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। अच्छा मैम, बहुत सारे ऐसी धारणा है हमारे समाज में, सोसाइटी में, कि बहुत सारे माता पिता हैं जो अपनी लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते, पढ़ाने के लिए बाहर नहीं भेजना चाहते। वो लोग डरते हैं कि मतलब पुरानी धारणा है, विचार है कि क्या पढ़ाएंगे, कैसे करेंगे, जाएगी घर जाएगी, शादी करेगी, बच्चे होंगे, फिर अपना फैमिली देखेगी। ऐसे बहुत सारे भारतीय जो समाज है उसमें बहुत अच्छी धारणा बैठी हुई है। उन माता पिता को आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट। मेरे माता पिता ने मुझे बाहर पढ़ने भी भेजा, मेरे माता पिता ने मुझे बहुत भरोसा भी दिखाया, और मुझे इतना समय दिया कि मैं प्रिपरेशन कर पाऊँ। तो यही कहना चाहूँगी कि माता पिता का सपोर्ट बेटियों के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप उनको सपोर्ट करेंगी, अगर माता पिता का सपोर्ट होता है, मुझे लगता है कि लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि अगर वो प्रेशर हटता है दिमाग से कि आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, तो फिर आप कोई भी जंग जीत सकते हो। अच्छा, हमारे साथ दीदी के माता पिता हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको? आपकी बेटी इतना अच्छा रैंक लेके आई है, और सेलेक्ट इतनी कठिन परीक्षा में पास होकर उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। जी और ये सीजीपीएससी में लाने का ये है, बेटी की पूरी मेहनत है, हम लोगों का केवल सपोर्ट रहा जी है ना। बाकी पूरा जो क्रेडिट जाता है जी। वो पूरा बेटी का जाता है। अच्छा अच्छा इसने बहुत सारी मेहनत की और इस मुकाम को हासिल की। जी। क्या मम्मी, कैसा मम्मी का सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहता है कि कितने घंटे पढ़ती थी? जब आप देखती होंगी कि बेटी पढ़ रही है तो कैसा लगता था? नहीं, ज़्यादा उतना नहीं रहता था। आजकल लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करती थी, भी घर में आके अपना स्टडी हम लोग अपना वो करके अपना। अच्छा, बचपन से ही बचपन से मैं इसके पीछे। पढ़ाकू थी कि शरारती भी थी? नहीं, थोड़ा शरारती थी, पढ़ाकू भी थी, दोनों थे। अच्छा अच्छा, मेहनत देख के लग रहा था कि बनेगी हाँ, अधिकारी? मेरे को बचपन से ही था कि कुछ न कुछ तो जरूर बनेगी। अच्छा अच्छा, अभी कैसा लग रहा है आपकी बेटी इतनी कठिन परीक्षा को पास करके अधिकारी बनने वाली है? अब मैं इसके लिए कुछ शब्द नहीं है, बहुत ही खुशी हो रही है मेरे को। जी। अच्छा अंकल, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। एक प्रश्न है ये, जैसे भारतीय समाज में बहुत सारे बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, माता पिता बहुत ज़्यादा रोकते हैं कि हमारी बच्ची को क्या पढ़ने भेजेंगे। एक लाइफ तय कर लेते हैं कि शादी करेगी, बच्चे होगी और ऐसी ज़िंदगी चलेगा। उन माता पिता को क्या बोलना चाहोगे आप? मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि आज की स्थिति में बेटे और बेटी में कोई डिफरेंस नहीं है ना। बेटियों को सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। जी। और बोलते हैं कि परीक्षाओं में बहुत सारी धारणा बनी रहती है कि दोस्त क्या बनाएंगे, दोस्त हमारे काम नहीं आते, दोस्त हमारे परीक्षा के रिज़ल्ट को बिगाड़ते हैं। लेकिन ये उदाहरण है, ये मैम के दोस्त हैं और भैया भी हैं, रिश्तेदारों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। क्या लगता था सर कि आपको इनको देख के लगता था कि ये पढ़ाकू है, हो जाएगा इनका ऐसा? हाँ, कुछ बातें हैं इनकी जो बहुत लोगों को पता नहीं है, मैं बता दूँ। बताएं। ये पहले से ही टैलेंटेड है, जी पर हार्ड वर्किंग भी है। मैं कभी कभी बोलता हूँ कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो टैलेंट से नहीं निकलते, जिसमें हार्ड वर्किंग ज़रूरी होता है। तो इनका निकालने का मेन रीज़न ये भी था कि ये हार्ड वर्किंग तो है ही, साथ में ये पहले से भी टैलेंटेड है। तो इनके मार्क्स पहले से भी उत्तीर्ण है और अभी भी उत्तीर्ण ही आए। अच्छा, मतलब बचपन से ही टैलेंटेड, बचपन से ही टैलेंटेड है। शी इज़ अ टॉपर फ्रॉम स्टार्टिंग। अच्छा अच्छा। ये दोस्त हैं उनके, कैसा जब बोलती होंगी कि अब नहीं हो पाएगा, गिव अप कर लूँ, क्या कैसे संभालते थे, क्या मोटिवेशन देते थे आप? ये एक्चुअली होता ये था कि जैसे मॉर्निंग में बहुत मोटिवेटेड रहते थे, फिर कुछ दिन
ऐसा चलता था कि मोटिवेटेड चलते थे। फिर कभी कभी ऐसा लगता था कि हो नहीं पाएगा करके। तो फिर मुझे मालूम था कि इनका टैलेंट और हार्ड वर्किंग क्या काम करने वाला है। तो मैं उनको समझाता था, और बाकी समझना भी सामने वाले को ही मेरे को लगता है कि उसका वो भी टैलेंट है, कि वो किसी का बात सुन रहा है और उसका बात सुन के वो उसको समझ रहा है। तो मेरे को ये भी उनका लगा कि अगर मैं बात इनको बोलता भी था, कुछ बताता भी था, तो ये मेरी बात सुनते थे। तो इनका शुरू से एक आदत रहा है कि ये चीज़ों को सुनते हैं, सुनते हैं और उसके पीछे हार्ड वर्क करते हैं। तो देख सकते हैं कि कैसे जो दोस्तों का सफलता में बहुत बड़ा हाथ होता है। मैडम से अभी जानने की कोशिश करें। मैम, आप प्रशासनिक फील्ड में आने वाले हो, लोगों की सेवा परम कर्तव्य होता है। कैसे आप इस आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करेंगे? क्या रणनीति रहेगी आपकी? मेरा तो सबसे पहले यही रहेगा करके कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझा जाए। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़, आई थिंक एम्पैथी भी होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि सामने वाला क्या फ़ील कर रहा है। अगर आप उसकी जगह रहते तो आप क्या कर पाते। जो भी मैं रूल्स के अकॉर्डिंग दायरे में रह के जितनी भी मदद कर सकूँ वो मैं करने की कोशिश करूँगी। जी, तो जिस प्रकार आपने देखा कि CGPSC 2024 की मेरिट सूची में सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में नंबर लाने वाली कनक प्रभा सिंह का इंटरव्यू, और ये वीडियो के माध्यम से आपको सीखना चाहिए उन तमाम भारतीय जो सोसाइटी के माता पिता हैं जो अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए बाहर नहीं भेजते या पढ़ाना नहीं चाहते। ये उनके लिए एक उदाहरण है। आप भी अपनी बच्ची को पढ़ाइए और उसको ऊंचे से ऊंचे मुकाम तक ले जाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि टैलेंट सब में होता है, प्रतिभा सब में होता है, बस उसे निखारने की देर होती है। और जैसे ही मौका मिलता है, हमारी जो भारत की बेटियां हैं, हमारी भारत की बेटियों ने अभी पिछले दिनों वर्ल्ड कप भी खेला है, वर्ल्ड कप भी जीता है, और इसके साथ साथ बहुत उच्च अधिकारियों के पद पर ऐसा कोई भारत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी दीदियां हैं, हमारी जो लड़कियां हैं वो नहीं गई होंगी। तो ये वीडियो आपके लिए एक सीख है। इस वीडियो को देख के आपने क्या सीखा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही कोई आपकी दोस्त, आपकी कोई रिश्तेदार होंगी जो इस प्रकार की अधिकारी बनने का सपना देखती होंगी, तो इस इंटरव्यू को उनके तक शेयर कीजिए ताकि उनको मोटिवेशन मिले और वो भी जो है अपनी सफलता प्राप्त कर सके। और ऐसी वीडियो के लिए आप 36 टीवी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।